लगता है कि अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही ऋचा ने सौरभ से सीधा सवाल किया। सौरभ ने पहले कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, ऋचा, वो मेरे माता पिता हैं। पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं ही उनका अकेला सहारा हूँ। मैं उन्हें नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत बताओ, मैं सब जानती हूँ। पहले तो हमें निकाल दिया, अब बेटे की ज़रूरत पड़ गई, या ये कहो सो की ज़रूरत पड़ गई। ये सब ठीक है, बट उन्हें मेरे पैसों का कोई लालच नहीं है, सौरभ ने कहा। उनकी पेंशन आती है, उनके लिए वही काफ़ी है। अब इतने बीमार हैं तो उनको देखना, उनका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन ऋचा के समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। उसने सौरभ से कसम ले ही ली कि वो बिना उससे पूछे कभी भी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। अपनी बीवी के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ सौरभ जानता था कि अगर उसने उसकी बात ना मानी या उसकी कसम तोड़ी तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसका गुस्सा काफ़ी तेज़ है और अपना घर बिगड़ने से बचाने के लिए वह मजबूर हो गया। उसने कसम ले तो ली, मगर उसका मन हर समय माता पिता में पड़ा रहता था। उसको अपने बचपन की हर बात याद आती थी, कैसे उसके पिता ने अपना पेट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। उसने जो मांगा उसको जीवन में सब प्रदान किया। यहाँ तक कि ऋचा दूसरी जाति की थी। सबके खिलाफ जाकर उसके पापा ने उसकी शादी ऋचा से कराई, मगर कुछ ही समय बाद ऋचा ने झगड़े शुरू कर दिए और बाद में अलग होने का प्रस्ताव भी रख दिया। सौरभ के पिता ने बड़प्पन दिखाते हुए सौरभ से कहा कि तू परेशान मत हो बेटा, अगर बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो तू अलग हो जा, अपने जीवन में खुश रहे, हमारी चिंता मत कर। सौरभ ये सुनकर हैरान हो गया था। उसने कहा, पापा आप कौन से दिल से ये बात कह रहे हैं? जब मुझे आपके साथ रहना चाहिए, आपको मेरे सहारे की ज़रूरत है, तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? उसकी माँ ने भी कहा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप बीमार रहते हो, वो बहू को समझा देगा, मान जाएगी। मगर सौरभ के पिता ने अपनी पत्नी को चुप कराते हुए कहा कि आजकल वो ज़माना नहीं है, मॉडर्न ज़माने की लड़की है, हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। हमें कोई फ़र्क नहीं है, वो जहाँ चाहे तुम उसको वहाँ लेकर जाओ, हमारी चिंता मत करो। अचानक से ये सब सोचते ही सोचते सौरभ के फ़ोन की घंटी बजती है। उधर से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ आती है और वो कहती है, बेटा सौरभ, तेरे पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, मैं उनको अस्पताल लेकर जा रही हूँ, बेटा तू भी पहुँच जाना। सौरभ घबरा जाता है, माँ से कहता है, चिंता मत करो माँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। वह तुरंत घर से निकलने के लिए तैयारी करता है। ऋचा उसे देख के पूछती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है इतनी रात में? सौरभ परेशान होते हुए रोते हुए ऋचा से कहता है कि ऋचा, पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं, मैं भी जा रहा हूँ। ऋचा सुनकर गुस्से में बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमसे कसम ली थी कि तुम उनसे नहीं मिलोगे, और अब तुम ये कह रहे हो कि अब तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन जब तुम लौट कर आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगी। सौरभ उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मुझे प्लीज़ जाने दो, क्या पता मेरे पापा की तबीयत कैसी है, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मगर ऋचा किसी हाल नहीं मानती है। सौरभ अजीब कश्मकश में फंस गया। एक तरफ उसके बाप थे जिनके लिए उसे फ़र्ज़ निभाना था, और एक तरफ उसका प्यार था जो कि ऐसी धमकी दे रहा था। जिस तरह का ऋचा का गुस्सा था वो ऐसा कर भी सकती थी। इस बात से डर कर ही वह खामोश था। उसने परेशान होकर अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया कि रोहित तुम प्लीज़ हॉस्पिटल चले जाओ, पापा एडमिट हुए हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और मुझे भी उनका हाल अपडेट करते रहना, मैं कहीं फंस गया हूँ, और जो भी पैसों की ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा। रोहित कहता है, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, चिंता मत कर और मैं सब संभाल लूँगा। सौरभ का मन बहुत उदास था।
मगर ऋचा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने कामों में लग गई। सौरभ अपने कमरे में चला गया और बहुत देर तक रोता रहा। कई बार रोहित का फ़ोन ट्राई करता रहा मगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके मन में आ रहे थे, मगर वो अपने मन को बहला ले रहा था। कुछ ही देर बाद उसके फ़ोन की घंटी बजती है। रोहित का फ़ोन आता है। सौरभ उससे पूछता है कि क्या बात है, क्या हाल है, सब ठीक तो है। उधर से रोहित की आवाज़ आती है, सौरभ ऐसा करोगे, घबराओगे तो माँ को कौन संभालेगा। अब तू फौरन हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। उसको सब याद आता है कि पापा तो कल तक ठीक थे, क्या हो गया उनको, ऐसा कैसे हो सकता है। रोता चिल्लाता है। ऋचा उसे पूछती है क्या हो गया। वह उसको झटक कर घर से बाहर चला जाता है। वह उसे आवाज़ें लगाती रह जाती है पर वह उसकी एक नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा मुझे छोड़ गए। ऋचा घबरा जाती है। उसे लगता है कि सौरभ उसे छोड़ ना दे। अगले दिन सौरभ के पिता की अंतिम विदाई थी। पड़ोसी रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं और सौरभ एक तरफ खामोश मूंद सा बैठा होता है। ऋचा भी वहां आती है, उसे बात करने की कोशिश करती है पर वह उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सौरभ की माँ ये सब देख रही होती है, कोशिश करती है बात कराने की पर वो उनकी भी नहीं सुनता है। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन सौरभ की माँ अपने बहू बेटे को कमरे में बुलाती है और बात करती है। सौरभ ऋचा को देखकर जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकती है कि बेटा मैंने ही उसको बात करने के लिए बुलाया है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी छोड़ी थी और कहा था कि जब तुम लोग आओ तो तुम्हें दे दूं। चिट्ठी देखकर सौरभ बहुत भावुक हो जाता है। फौरन से उसको पढ़ने लगता है। एक चिट्ठी उन्होंने अपनी बहू के लिए भी दी थी। सौरभ चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है बेटा मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता है कि तू ज़रूर अपनी माँ के पास आएगा और यहाँ रहने की जिद करेगा, जो कि बहू बिल्कुल नहीं चाहती है। तो मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ, तू इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर ज़रूर पूरी करना कि तू बहू के साथ अपने घर चले जाना और अपनी माँ की चिंता मत करना। वह आराम से वृद्ध आश्रम में सुख चैन से रह लेगी। दूसरी तरफ ऋचा चिट्ठी पढ़ती है तो वो देखती है उसमें लिखा होता है कि बहू मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ेगा भी, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब वे मेरी चिट्ठी पढ़ लेगा तो वे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम लोग हमेशा खुश रहना। चिट्ठी पढ़ने के बाद ऋचा सौरभ के पैरों में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना बड़ा पाप किया, बाप बेटे को अलग कर दिया। मेरे देवता जैसे ससुर को मैं समझ नहीं पाई। मैं ऐसी लायक हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। सौरभ की माँ ऋचा को उठाती है और छुपाते हुए कहती है ऐसा कभी मत बोलना और उसे गले लगाती हैं। ऋचा कहती है अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हम सब साथ ही रहेंगे। सौरभ भी कहता है माँ तुम मेरे होते हुए वृद्ध आश्रम में कभी नहीं रहोगी। दोनों खुशी से माँ के गले लग जाते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी स्टोरीज की वीडियो के साथ। टिल देन बाय।